हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चे लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल के भौतिक गुण। देखो, भौतिक गुण चाहो तो आप ना पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, फिर आपसे नहीं बनता है। मुख्य रूप से तो इन चैप्टरों में रासायनिक अभिक्रिया ही इतना ज़्यादा है कि हो सकता है आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे। लेकिन बच्चों, यदि कभी कभी भौतिक गुण से 2 अंक के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसमें से बेहतरीन रूप से आपको एक यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे अल्कोहल जल में विलय होता है क्यों। यदि क्वेश्चन आ जाए एथिल अल्कोहल जल में विलय है, कारण स्पष्ट कीजिए, तो फिर उसे आपको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो हम पूरा क्रम से देखते चलते हैं, है ना। जो काम की चीज़ें हैं उसे आप तैयार कर लेना, और जो काम की चीज़ें नहीं फिर भी आप एक बार समझ लेना। चलिए, पहला नंबर आप लोग हेडिंग लगाए, भौतिक अवस्था, मतलब ये किस स्टेट में पाया जाता है। तो जो हमारे पास अल्कोहल का पहचान क्या है बच्चों, तो अल्कोहल का पहचान होता है ROH। क्या होता है? ROH, यानी हमारे पास आल एल्किल ग्रुप है, और OH जो है हमारा हाइड्रॉक्सी समूह है। ये जो OH जुड़ जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो ये बन जाता है एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। ठीक है, ये पहचान है बच्चों। ठीक, अब R क्या है? एल्किल समूह। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल बनता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, है ना। इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल। और एल्किल को पहचानते हैं R से, और OH जुड़ता है तो एल्कोहल बन जाता है। ओके, तो ये ROH आपका एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल में इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये सभी रंगहीन उदासीन पदार्थ होते हैं, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। ठीक है, एल्कोहल बिल्कुल रंगहीन होता है। कभी यदि आप देखोगे तो आप अपने देसी जैसे बोलचाल में जिसे कच्ची बोलते हैं, दारू, समझ रहे हो, उसमें जल जैसा वो रंग रहता है, मतलब जल के जैसा दिखता है, रंग नहीं होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। सजातीय श्रेणी के निम्नतर सदस्य रंगहीन चलित द्रव हैं, मतलब उन्हें मान लीजिए फर्श में आप डाल दो तो वो चलने लगेगा। केवल उच्चतर सदस्य मोम जैसे ठोस एवं गंधहीन होते हैं। कहने का मतलब जो निम्न सदस्य हैं, जैसे एथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये सब के सब क्या है? निम्नतर। इनमें कोई रंग नहीं होता। और चलित द्रव का मतलब ये होता है कि किसी भी आप चिकने सतह पर रख दो, डाल दो, तो जिस प्रकार से पानी बहने लगता है उसी प्रकार से आपका ये अल्कोहल भी बहने लगता है। लेकिन वहीं पर उच्चतर सदस्य की बात करें तो उच्चतर सदस्य में एल्किल ग्रुप के संख्या बढ़ने के कारण ये थोड़ा सा मोम जैसा ठोस हो जाता है, मोम जैसा ठोस। ठीक है, और गंधहीन होता है। ओके, चलिए दूसरा नंबर आप देखो, निम्नतर सदस्य मीठी गंध एवं जलने के स्वाद वाले होते हैं, है ना। मतलब ये पहला आपका भौतिक गुण भौतिक अवस्था में। फिर दूसरा नंबर इसका जो गुण है, मतलब अल्कोहल का गुण, निम्नतर सदस्य मीठी गंध होती है इनमें, और जलने के स्वाद वाले होते हैं, मतलब जैसे कुछ पदार्थ जब जलता है तो बू आता है। अब देखो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव कभी भी आज तक ना पूछा गया है, ना 2 नंबर से क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है जानना कि भाई निम्नतर सदस्य हैं तो क्या द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, ठोस अवस्था में तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, गलनांक और क्वथनांक। भौतिक गुण में 2 चीज महत्वपूर्ण है, एक आपका गलनांक क्वथनांक और दूसरा जल में विलेयता। गलनांक क्वथनांक आ जाता है कि भाई साहब एल्कोहल के गलनांक और क्वथनांक को आप समझाइए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एल्कोहल जल में विलय होता है। निम्नतर सदस्य वाले एल्कोहल जल में विलय होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य के एल्कोहल जल में अविलय होते हैं, क्यों? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग गलनांक क्वथनांक के बारे में बात कर लेते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा आप शाब्दिक अर्थ में समझो। तो कोई भी यदि पदार्थ है उसे गलाना चाहते हो, यदि ठोस है, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा उच्चतर सदस्य वाले जो एल्कोहल होते हैं, यानी एल्किल समूह जब उच्च सदस्य जुड़ा होता है तो वहां पर जो एल्कोहल बनता है उसके जो ठोस अवस्था है तो उसे हम द्रव अवस्था में बदलना चाहेंगे, तो उसे गलाने के लिए कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें ऊर्जा देना पड़ेगा। तो हम किसी भी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल रहे होते हैं, किसी भी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को कहते हैं गलनांक, यानी गलाने की बात को हम बोलते हैं गलनांक। लेकिन वहीं पे क्वथनांक की बात करें फिर बच्चों, तो जैसे हमारे पास द्रवित अवस्था में अल्कोहल है, उसी द्रव को हम क्या करें कि गर्म कर दें तो वो सीधे बाष्पित होने लग जाए, सिंपल है। तो मतलब वो जो हमारा द्रव है वो गैस अवस्था में बदलने लग जाए, यानी किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप पर हम जो भी ताप लेते हैं, यानी मतलब किसी भी द्रव को यदि हम गर्म करते हैं तो जब जिस ताप पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए,
जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है बाष्पित अवस्था में बदलने लगता है, यानी बाष्प के रूप में रूपांतरित होने लगता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस उसका एक निश्चित कैटेगरी है जिस टेम्परेचर पर जो पानी का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कभी भी यदि हम बात करें क्वथनांक की, तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वही ताप कहलाता है क्वथनांक। यानी किसी भी द्रव को हम बाष्प दाब में बदलना चाहते हैं, मतलब बाष्प अवस्था में बदलना चाहते हैं, यानी वायुमंडल में चला जाए, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, और वही एनर्जी क्वथनांक कहलाता। सिंपल है। चलिए, तो इनमें क्या होता है गलनांक क्वथनांक थोड़ा समझो। लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर एवं एल्हाइलो एल्केन की अपेक्षा एल्कोहलों के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। अब समान अणुभार से मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चों मैं यदि कह दूं हेलो एल्केन, जैसे मैं कह देता CH3Cl, समान अणुभार, यानी हमने CH3 ले लिया, OH ले लिया, तो जो हमारा यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे एल्कोहल है, कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। यहाँ भी देखो CH3 है, यहाँ पर हेलो समूह जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अणुभार लगभग समान है। तो इनमें से हम यदि डिफरेंस बात करें कि किसका जो है गलनांक अधिक होगा, क्वथनांक अधिक होगा, तो बच्चों ये जो एल्कोहल है इसका क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, समझ में आया। यह अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। एल्कोहल अणु हाइड्रोकार्बन बंधों द्वारा संगुणित होता है, जिसकी ऊर्जा 5 से 10 किलो कैलोरी है ना, किलो कैलोरी मोल इनवर्स यानी प्रति मोल होती है। अतः इन अणुओं के पृथक्करण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो क्वथनांक में वृद्धि करते हैं। अच्छा, क्वथनांक में वृद्धि का कारण बोल दिया भाई हाइड्रोजन बंध। अब ये सर हाइड्रोजन बंध क्या है, इसको तो हम समझ ही नहीं पा रहे। अरे रुको भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चिंता ना करो। हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध को समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन बंध आखिर है क्या। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई हाइड्रोजन है ना, कोई भी हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा है, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा है, तब प्यारे बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा धनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में ज्यादा है, इसके पास क्षमता है किसी को है ना परास्त करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऋण विद्युतीय है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है, साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, मतलब ऋण विद्युतता इसकी ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता जिसे बोलते हैं, साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रकृति। तो ये जो ऑक्सीजन है साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो भाई साहब जब ये साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, थोड़ा समझना कि जो ऑक्सीजन है साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इसके पास आंशिक ऋण आवेश और ये हाइड्रोजन आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ये बेचारा किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, इसके साथ एक दुर्बल बंध का निर्माण करता है, एक बंध बना लेता है, इसके अपेक्षा एक अन्य बंध का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रखा है। मैंने क्या कहा, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, प्रबल मतलब मजबूत ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनसे जुड़ा हो, तो ये जो ऋण विद्युतीय तत्व हैं इनके पास पावर है, क्षमता इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो बेचारा हाइड्रोजन जो है कमजोर निकला, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। समझ रहे हो? तो जो आंशिक रूप से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है तो आंशिक धन आवेश आ जाता है। अब बेचारा क्या करता है, अब परेशान है कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई दोस्ती कर ले, तो किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को देखता है तो एक बंध बना लेता है, जिससे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्योंकि भाई साहब ये वैसे भी वफा कर दिया, ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया हाइड्रोजन को, है ना, जोर जबरदस्ती से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अब बेचारा हाइड्रोजन तो घूम रहा है, मुझे कोई भी दोस्ती कर लो भाई, मुझसे कोई भी दोस्ती कर लो, मैं घूम रहा हूं। तो बेचारा ये है किसी भी विद्युतीय तत्व को देखता है, बोलता बेटा चिंता नहीं करो, हमारे पास धन विद्युतीय है, प्लीज यार संयोग कर लो। तो वो लोग भी सोचते रहते हैं। वैसे भी हर एक व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति को देखा जाए तो ढूंढता ही रहता है कि कोई एक हमें भी ऐसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम बढ़िया सा किनारे जा करके नशा कर ले। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हाइड्रोजन बेचारा, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने की। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया और इसी कारण से हाइड्रोजन कहता है रुक जरा, तू मुझे धोखा दिए, अभी मैं फ्रेंड बनाकर देखता हूँ। भाई साहब यहाँ पे कोई ऋण विद्युतीय तत्व आया और उसी से दोस्ती बना लेता है। सिंपल है, ये चीज है।
तो इसी प्रकार से जो हमारा एल्कोहल है बच्चों, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन बंध का निर्माण यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार से है, जो आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल घातक है। ये घातक नहीं है, बहुत सरल है, मैं आपको समझा दूंगा बहुत सिंपल वे से। देखो मैं यदि कह दूं आर है मेरे बच्चों, ये आर है, क्या है आर है, और इसमें जुड़ा है OH, क्या जुड़ा है OH, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक तो समझ में आया। फिर मैं कह देता ये आर है, ठीक है। फिर मेरे बच्चों इसमें जुड़ा है OH, ये एल्कोहल ही है। ये मेरे पास R है, इसमें जुड़ा है क्या बच्चों OH जुड़ा है, कोई दिक्कत, और R है। फिर इसमें क्या जुड़ा है O और H, और कई सारे R हैं जिनमें जुड़ा है O और H। अब इनके बीच घटनाएं क्या होती है, देखो जरा। ये जो ऑक्सीजन है ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, ये कहता है तेरे से इलेक्ट्रॉन में लूंगा और आंशिक ऋणावेश, तो इस पर आंशिक धनावेश, ऐसे हर एक के साथ हो रहा है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ऑक्सीजन जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश और पार्शियल जो कहते हैं, और इस पर आंशिक धनावेश हाइड्रोजन पर, ये चीज। अब मेरे बच्चों मैंने आपको बताया है कि इसका खुद का साथी धोखा दे दिया, लेकिन अन्य साथी तो चाहेगा कि हम दोस्ती बना ले, तो ये भाई किसी दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बना लेता है। ऐसे ही जब मजा ना आए तो पैसा वापस लो, कहते हैं ना, बोले भाई तू बहुत दिन से दोस्ती कर रखा है, अब तेरे से दोस्ती को इकरार करते हैं, खत्म कहानी, छोड़ दो यार। तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को बोलता है बेटा तेरे की अब क्षमता नहीं है, तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ऐसे ही होता है। और इसका ऑक्सीजन भी यही कहता है, लेकिन इसको ये त्याग रहा है, मतलब इसे अपना दोस्त बनाने से हटा रहा है, मतलब दोस्ती खत्म कर रहा है। लेकिन ये दूसरे का थाली यदि देखा जाए तो उसका भोजन थोड़ा सा स्वादिष्ट और सुंदर लगता है, तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से संयोग कर सकता है। ऐसे ही इनके बीच में क्रम से ये बंध बन जाता है और एक लंबी चैन बन जाती है, जिस कारण से इसको ये तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है भाई, टूटेगा तभी तो ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा, तो अधिक ऊर्जा लगेगी। यही कारण होता है कि भाई साहब यदि क्वेश्चन आ जाए कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों, तो बस सिंपल है, यही कारण है कि जो हमारा एल्कोहल होता है इनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। मतलब एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, यानी इनके हाइड्रोकार्बन जो है भाई साहब ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जिस कारण से इन्हें पृथक्करण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। ओके, समझ में आ गया। चलो, इसके साथ साथ क्वथनांक में यदि CH2 समूह के योग अर्थात बढ़ने से एल्कोहल के क्वथनांक में नियमित वृद्धि पाई जाती है, यानी CH2 समूह बढ़ता जाए तो एल्कोहल के क्वथनांक में वृद्धि होती जाएगी। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे सिंपल वे से समझाऊं, CH3OH एथिल मेथिल एल्कोहल है, इसके बाद C2H5OH ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। और मेरे बच्चों आगे यदि हम एक आध एग्जाम्पल ले लें, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल की बात करूं तो C3H7OH, इनका सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर इसका है 65 डिग्री, इसका 78 डिग्री सेल्सियस, और मेरे बच्चों इसका 97 डिग्री सेल्सियस, ये आपके बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। समझ में आया कुछ। चलो, इसके बाद भी प्यारे बच्चों जैसे हम बात कर लेते हैं कि साखित श्रृंखला, यानी किसी कार्बन के साथ CH3 समूह कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। समावयवी एल्कोहल में शाखन की वृद्धि से क्वथनांक में कमी होती है, क्योंकि शाखन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी या सघनता में वृद्धि होती है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल अणुओं की सघनता या कम पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण दुर्बल होता जाता है, क्योंकि सघन अणु सरलता से ध्रुवित नहीं होता, अतः ध्रुवणता का क्रम प्राथमिक डिग्री सेल्सियस, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल और फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर ब्यूटिल एल्कोहल और फिर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये क्या है यार, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये क्रम ही है। इसके बाद ये क्रम है, पहले नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, फिर आइसोब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, फिर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पर फिर बच्चों द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल ये जो है द्वितीयक ही है, इसको मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल ही है। ये साखित श्रृंखला आपके मन में डाउट उत्पन्न कर रहा होगा कि ये साखित श्रृंखला क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है साखित श्रृंखला। देखो जरा, जैसे मैं कहता बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, CH3 CH2 CH2OH, ये सिंपल है, हमारे पास नॉर्मल है, यानी मेथिल एथिल प्रोपिल एल्कोहल है।
यदि इसी कार्बन को यहाँ पे मैं जोड़ देता और यहाँ पर OH कर देता और यहाँ पे CH3 कर देता और ये CH3 एक H इसमें जोड़ देता, तो दो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला बन चुकी है। यहीं पे इस कार्बन को लेता, OH कर देता, इसके साथ बच्चों मैं 3 CH3 ग्रुप जोड़ देता, CH3 और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी भी श्रृंखला बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पे शाखन की बात कर रहे हैं, शाखा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक सिंगल शाखा, यहाँ पे 2 शाखाएं होंगी, इनमें कार्बन की 3 शाखाएं हो गई। तो जैसे जैसे शाखा होती जाएगी तो क्वथनांक में कमी होती जाती है। अब कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, IIT JEE वाले बच्चे तो ये सब चीज़ों को याद कर लेते हैं, भाई करना ही पड़ता है कि इनका क्रम कौन सा सही है, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी श्रृंखलाएं मतलब इनमें शाखा बढ़ती जाएगी, कार्बन की शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी होती जाएगी। सिंपल, ये क्रम भी है। ठीक है, ये चीज़ आप तैयार कर लो। यहाँ पे बताया भी कि नॉर्मल ब्यूटिल है तो 118, आइसोब्यूटिल 108, फिर द्वितीयक ब्यूटिल तो 100 डिग्री सेल्सियस, तृतीयक का आपका 83 डिग्री सेल्सियस, ये क्रम भी है। ठीक, चलो ये आपका गलनांक क्वथनांक हो गया, इतना क्लियर हो गया। जल में विलेयता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल में विलेयता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों थोड़ा सा समझना, जल में विलेयता का कारण भी है केवल और केवल बच्चों हाइड्रोजन बंध का निर्माण। किसका? हाइड्रोजन बंध का निर्माण। ये कैसे हाइड्रोजन बंध बनेगा, फिर से समझो, मजा आएगा, बिल्कुल चिंता ना करो। बच्चों यदि मैं कह दूं ये R है, इसके साथ O है और H, तो इसे आप कहोगे हाँ सर ये तो एल्कोहल है, ये तो मुझे पता है। लेकिन यदि मैं कह दूं पानी H2O का फार्मूला होता है ऐसा कुछ, H2O, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से मैं एक एल्कोहल की बात करता हूं, ROH, तो फिर से एल्कोहल। फिर से मैं पानी की बात करूं तो पानी है, H और H, H2O। और ऐसे ही और कई चीज़ें आप जोड़ सकते हो भाई साहब, R है, O है, H है। फिर इसके आगे आप जोड़ोगे तो पानी के अणु जो होंगे OH, H, ऐसा कुछ है। ROH आपका एल्कोहल है, पानी H2O है। ठीक है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है समझो। ऑक्सीजन ठहरा ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। ऐसे ही क्रम इनमें भी होता है बच्चों, आंशिक ऋण आंशिक धन, आंशिक ऋण आंशिक धन, यहां भी आंशिक ऋण आंशिक धन। और मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, लेकिन हाइड्रोजन के पास धन है मतलब कमी है, तो बेचारा हाइड्रोजन किसी अन्य से दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर इनके बीच बंध बन जाएगा बच्चों, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो कहने का मतलब जो एल्कोहल होता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, समझ रहे हो। जो हमारे पास एल्कोहल है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, और जब ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है कौन? एल्कोहल, तो जल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, तो जल के अणुओं के साथ बंध जाता है, और बंध गया मतलब मिल गया, सिंपल है। चलो, निम्नतर एल्कोहल जल में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, किंतु अणु भार में वृद्धि, आभार नहीं ना, अणु भार है यहाँ पे, अणु भार में वृद्धि के साथ विलेयता घटती है। यानी जैसे जैसे R का जो ग्रुप है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, इसके वृद्धि होने से जो विलेयता है वो घटती है। इसका कारण भी है, जल के अणुओं के साथ एल्कोहल के अणुओं का हाइड्रोजन बंधन द्वारा संगुणन के कारण विलेयता होती है। मतलब जल के अणु के साथ एल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर लेते हैं, जिस कारण से विलेय हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। एल्कोहल 2 इकाइयों से बना होता है, एक ध्रुवीय OH इकाई जो विलेयता के लिए उत्तरदायी है। देखो जरा, यहाँ पे OH ही विलेय होता है, R तो बेचारा सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी से भी। ये जो OH हाइड्रॉक्सी समूह है, यही H2O के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो रोना धोना है बेचारे OH को, रोना धोना किसको? बेचारे OH को। यहाँ पे R को कोई रोना धोना नहीं है, R बिल्कुल अपने आप से अलग है। ठीक है, निम्नतर एल्कोहल जैसे CH3OH, C2H5OH में OH की भूमिका CH3 C2H5 की अपेक्षा प्रभावी होता है।
एवं एल्कोहल विलय होता है। कहने का मतलब ये होता है जब R एल्किल ग्रुप छोटा होता है, निम्नतर सदस्य के होते हैं, तो OH ज्यादा प्रभावी होता है R के अपेक्षा। लेकिन जब उच्चतर सदस्य की बात कर लेते हैं, उच्चतर सदस्य की बात कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों जब उच्चतर सदस्य हो जाएगा तो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। उस स्थिति में हमारा जो है ये हमारा एल्कोहल प्यारे बच्चों किसी प्रकार से विलय नहीं होगा। आगे देखो जरा, यहाँ पे और कई चीजें लिखी गई है कि किंतु उच्चतर एल्कोहलों में R भाग वृद्धि से जल में अविलेय बनाते हैं, इस प्रकार डेकेनॉल जल में अविलेय है। मतलब यदि मैं कहूं कि एल्किल ग्रुप यानी R का जो कार्बन का जो संख्या बढ़ता जाए, उच्चतर एल्कोहल मतलब R का मान जो है उच्च होगा, CH2, C2H5, CH3 ये तो नॉर्मल है। डेकेनॉल मतलब कार्बन की संख्या कम से कम 10 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, डेक तो 10। अब 10 कार्बन की संख्या कैसे होगी बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूं। 10 कार्बन, एक कार्बन यहां पे CH3, फिर CH2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लो, इतनी लंबी कार्बन की श्रृंखला है। वो माय गॉड। अब ये जो होगा वो जल में अविलय होगा, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखना है तो, क्योंकि यार लिख लो, क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज भी मैं समझा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज तो कर ही लेते होंगे। ओके, चलिए बच्चों, यहां पर ROH है, यहां पर देखो ROH है और HOH, ये जल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये जल है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया था, जो कि मैंने पहले भी समझा दिया। अब देखो घनत्व और नार्कोटिक्स से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बाकी और कुछ नहीं। घनत्व में देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सामान्यतः जल के अपेक्षा हल्के होते हैं, मतलब जल के कारण हल्के होते हैं, यानी एल्कोहल पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन यार मुख्य रूप से तो एल्कोहल जल में विलय होगा, है ना, लेकिन हल्की होती है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बनने के कारण विलय होता है। नार्कोटिक क्रिया क्या है, मेथेनॉल एक तंत्रिका विष है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है मेथेनॉल के बारे में, एवं अंधापन का कारक है। यदि मेथेनॉल यदि बढ़ जाए, एल्कोहल में जो मान लीजिए आपके गांव घर में एल्कोहल है, उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाए तो भाई आप अंधे हो जाओगे, ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना, इंजॉय के लिए हम एल्कोहल का सेवन करते हैं, वही एल्कोहल हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो भाई साहब यदि मेथेनॉल मिल जाए, मेथेनॉल की संख्या बढ़ा दी जाए एल्कोहल में, तो फिर वो तंत्रिका विषनी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, साथ में अंधापन का कारक है, अंधा भी कर देता है। एथेनॉल उत्तेजक होता है एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर मानसिक अपसाद क्रिया करता है। एल्कोहलों में शाखन के साथ नार्कोटिक क्रिया में वृद्धि होती है। जैसे टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का उपयोग निद्रा कार्य में किया जाता है। देख लो, तृतीयक एल्कोहल है निद्राकारी में, जिसको नींद ना आए तो ऐसे एल्कोहल। वैसे भी एल्कोहल का सेवन करने वाले वैसे भी नींद लेते हैं ज़्यादा। कोई एल्कोहल सेवन करके सो जाए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा ही सोएगा, समझ रहे हो, 1 घंटा वो एक्स्ट्रा नींद लेगा। तो नार्कोटिक क्रिया का मतलब ये होता है निद्राकारी। तो कुछ ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनका सेवन करने से निद्रा भी हो जाती है। बाकी भाई आप लोग मेथेनॉल जिसमें मिला हो तो बिल्कुल सेवन ना करें, है ना, वैसे भी आप लोग बच्चे हो, आप लोग तो करोगे नहीं। देखो जो हमारा एल्कोहल होता है, तो आपको पता है कि उच्च अणुभार वाले जो एल्कोहल हैं वो गोंद बनाने में, गम जिसे बोलते हैं, संश्लेषित गोंद बनाने में करते हैं। जैसे इंग्लैंड में संश्लेषित गोंद का उपयोग डाक टिकट में किया जाता है। एल्कोहल से गोंद बनाते हैं और उस गोंद का प्रयोग कहाँ करते हैं, डाक टिकट में करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों, ये एल्कोहल कहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंडियन विदेशियों की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में जो डाक टिकट है उसमें मेथेनॉल से बना हुआ जो भी हमारे पास गम होता है, मेथेनॉल नहीं यार, उच्च अणुभार वाले एल्कोहल से बना होता है, तो उसका गम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भौतिक गुण प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक गुण, जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस करा दें। जिसको भी फास्ट है थोड़ा सा पुराना वीडियो देखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।